नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत बाजपेयी, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। और धुरीना पर हमारा हिस्ट्री स्पेशल का बैच चल रहा है और उसी में वैदिक सभ्यता को हम लोगों ने कल की क्लास में स्टार्ट किया था। कल हम लोगों ने आर्यों की उत्पत्ति को समझा कि आर्यों की ओरिजिन किस तरीके से हुई थी। इस रिगार्डिंग हमारी आपकी बातें हुई। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत ज्यादा चर्चा में रहता है, ठीक है, और उस विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के रिगार्डिंग जो है हमारी आपकी जो बातें हैं वो आज और आगे बढ़ेंगी। और कल कुछ मैं चित्र दिखाने की कोशिश कर रहा था और वो करीब 3-4 मिनट का सेगमेंट था और वो कैप्चर नहीं हुआ था। और बाकी तो पता ही है कल आपको कल हालत क्या थी, लाइट ने बहुत परेशान किया था। अच्छा भाई, तो वो आज मैं आपको जो ओरिजिन से रिगार्डिंग जो कुछ इमेजेस हैं वो इमेजेस मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो की शुरुआत में ही दिखा दूंगा मैं आपको वो, क्योंकि उससे आपका रिकैप भी हो जाएगा और उसके बाद में हम लोग अपने सेशन को आगे भी बढ़ा लेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए आप लोग रेडी हैं एकदम। तो एक हल्का सा रिकैप लेते हैं, ठीक है। और मैंने क्या बताया था आपको आर्यों के बारे में, हेडिंग कर लेते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है भाई, हेडिंग कर लेते हैं वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन और आर्यों की उत्पत्ति। आर्यों की जो ओरिजिन है, ठीक है, ये वर्तमान में कहां से मानी जाती है? मध्य एशिया से, ठीक है। और ये सिद्धांत मूल रूप से किसने दिया? मैक्स मूलर ने दिया, जो कि एक जर्मन विद्वान था। अच्छा, मैक्स मूलर ने कुछ बातें और कही थी, वो भी आप जानिए। मैक्स मूलर ने यह कहा था, शुरुआत में यह कहा, इसका जो पहला सिद्धांत है, प्रथम सिद्धांत, कहा कि आर्य मध्य एशिया के थे और इसने कहा कि आर्य जो है एक जाति थे या जातीय समूह थे, ऐसे कहा गया कि आर्य क्या थे? जातीय समूह थे। जातीय समूह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं एथनिक ग्रुप। इंग्लिश में कहते हैं इसको एथनिक ग्रुप कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है भाई। जातीय समूह कहा गया आर्यों को। अच्छा भाई, लेकिन बाद में ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई। अभी ये थ्योरी नहीं चलती, अभी ये थ्योरी नहीं चलती, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन निकलता है। क्या क्वेश्चन निकलता है? कि आर्यों को क्या कहा जाता था, या आर्यों को एक जातीय समूह किसने कहा था? जवाब है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने आर्यों को एक जातीय समूह कहा था। अच्छा, वर्तमान में क्या चलता है जरा उसकी बात करें, ठीक है। तो वर्तमान में जो चलता है अगर उसकी बात करें हम लोग, एक सेकेंड रुकिए। ठीक, ओके। तो वर्तमान में आर्यों को जो दूसरा सिद्धांत है, ठीक है, जो दूसरा सिद्धांत है, यहां पर आप यहां पर देख लेंगे, दूसरा सिद्धांत यह कहता है कि जो आर्य हैं वो एक भाषाई समूह है। क्या है ये लोग? एक भाषाई समूह है। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं लिंग्विस्टिक ग्रुप। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको हम लोग? भाषाई समूह को लिंग्विस्टिक ग्रुप कहते हैं। याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? मैंने कल आप लोगों को यह समझाया था कि आर्यों की जो भाषा है संस्कृत, आर्यों की जो भाषा है संस्कृत, वो मैच करती है यूरोप की अंग्रेजी के साथ में,
फ्रांसीसी के साथ में, जर्मन के साथ में, ठीक है। इसके अलावा जैन अवेस्ता ईरानियों का ग्रंथ। तो अब संस्कृत, जो वैदिक संस्कृत है, वो यूरोप की भाषाओं को मैच कर रही है। तो इसमें एक थ्योरी ये निकल करके आई कि आर्य जो है एक कई सारी भाषाओं को बोलने वाले लोगों का एक समूह रहा होगा, एक ग्रुप रहा होगा, ठीक है। कई सारी भाषाओं को बोलने वाले लोगों का एक समूह रहा होगा जो कि अलग अलग क्षेत्र में फैले, इसीलिए उनके वर्तमान में अवशेष भी हमको अलग अलग जगहों से प्राप्त होते हैं, ठीक है भाई। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को बहुत ध्यान से करनी चाहिए, ठीक है भाई। चलिए अब मैं एक काम करता हूं, ओरिजिन के बारे में मैंने कुछ एक बातें और बता दी आप लोगों को। इसका जो पार्ट 1 है, कल वाला वीडियो, वो जरूर देखें आप लोग, और इसका एक हल्का सा रिकैप इमेजेस के माध्यम से मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। चलिए जरा स्क्रीन पर देखिएगा आप लोग, स्क्रीन पर निगाह रखिए, और हमारी टीम जो है अभी 1 सेकंड में सारा काम कर देगी। ओके, चलिए भाई, ये आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर में बैच की इंफॉर्मेशन वाला लोगो भी, पिक्चर भी आ गई है। तो अगर आप लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है अभी तक, तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है, और मेरे साथ इतिहास की यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। और यकीन मानिए कि इस कोर्स को करने के बाद में आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल पर और फैक्चुअल लेवल पर कोई कमी महसूस नहीं होगी किसी भी एग्जाम में। ओके, चलिए भाई, तो वैदिक काल मैंने कल कुछ आपको समय काल बताया था इसका, 1500 से 1000 बीसी के बीच ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी के बीच में, ठीक है भाई। ये सब बातें हमारी आपकी हुई थी। अच्छा, अभी हमें आपको जो चीज यहां पर ओरिजिनली बतानी है, वो चीज क्या बतानी है इसमें, वो चीज हमें बतानी थी कि किस तरीके से आर्य जो है मध्य एशिया से भारत आए, ठीक है। जो आप तिब्बत वगैरह के जो ओरिजिन का सिद्धांत है उसको माना नहीं जाता, ठीक है। उसके पक्ष में जो प्रमाण है मैं कल दे चुका हूं, आप वो वीडियो जरूर देखें मेरा। अच्छा, तो सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के जो क्षेत्र हैं वहां से ये लोग भारत की तरफ मूव किए, मध्य एशिया के रास्ते से, और कुछ पश्चिम भारत की तरफ चले गए, कुछ मध्य भारत की तरफ, और फिर विंध्य को पार करके दक्षिण तक इस तरीके से ये फैल जाएंगे। अच्छा, अगर मध्य एशिया में चले तो ये कॉकेशस का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? कॉकेशस का। यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है कॉकेशस, जो कि कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में है। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच, एक तरफ जॉर्जिया है, रूस है, इधर देखिए तुर्की है, इधर की तरफ आप पूरब में आएंगे तो इधर ईरान मिलेगा, मैं अगले मैप में दिखा दूंगा आपको। अच्छा, इधर तुर्की को पार करिएगा तो इधर की तरफ फिर यूरोप निकल जाइएगा, आ रही बात समझ में, यूनान वगैरह आ जाएगा काला सागर को पार करके। ओके, तो यहां इन सब जगहों से हमें आर्यों के प्रमाण तो प्राप्त होते ही हैं। और इसी तुर्की के अंदर में है बोगज कुई। इसी तुर्की में कौन सी जगह है? इसी तुर्की में तो है बोगज कुई, जहां से 3400 साल पुराना हमको पत्थर मिला है, और उस पर इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य नाम के वैदिक देवताओं के नाम खुदे हुए हैं। पत्थर तो झूठ नहीं बोलेगा ना भाई, पत्थर में तो खुराफात नहीं हो पाएगा। और ये देखो इस मैप में दिख रहा है ना आप लोगों को ईरान, और ईरान से फिर आगे हिंदुस्तान है। आप ये वाला मैप देख लीजिए आप। हाँ भाई, कोई आफत हुआ? देखो भाई, देखो यहां लिखा भी है ईरान, फिर ईरान से इधर अफगानिस्तान, आगे हिंदुस्तान, इस तरीके से। तो ये एक मैप है जो कि बताता है कि कॉकेशस के एरिया से जो है निकल करके ये लोग ईरान की तरफ गए हैं, भारत की तरफ आए हैं, और यूरोप की तरफ भी गए हैं। ये लायन गेट है, फेमस लायन गेट है। आप देखो ये यहां पर शेर है, ये मुंह टूट गया है इसका, ठीक है, लेकिन ये फेमस लायन गेट है।
और यह जगह कहां पर है? तुर्की में। तुर्की का ही पुराना नाम था एशिया माइनर। तुर्की को ही पहले क्या बोलते थे? एशिया माइनर कहते थे। बैजेंटाइन साम्राज्य के जमाने में इसको जो है, आज से हजारों साल पहले की बात है। और यहीं से जो है एक जगह है बोगजकुई, यहीं पर एक जगह है बोगजकुई, मैंने अभी पहले भी नाम लिखा था। और यहां से एक पत्थर मिला है जिस पर लिखा है कि इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य समझौता करवाने के लिए आए थे यहाँ की दो जनजातियों के मध्य में। ठीक है भाई, तो ये कुछ जानकारी थी यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए भाई, ये मैंने मैप के माध्यम से आपको कुछ चीजें दिखा दी, रिवीजन करवा दिया आपका। और चलते हैं हम लोग बोर्ड पर, जो कि हमारी यूएसपी है धुरिना के अंदर में। ठीक है, और ठीक, और ठीक है भाई, थैंक यू टीम, थैंक यू। और हम लोग वापस आ चुके हैं बोर्ड पर, जो है वापस बोर्ड पर आ चुके हैं। और चलिए, तो अभी मैंने आप लोगों को उत्पत्ति के बारे में काफी सारी बातें बता दी। ठीक है, और अब मैं आपको लेकर चलूंगा ऋग्वेद की विशेषताओं की तरफ। ठीक है, चलिए स्क्रीन पर देखिए भाई, ऋग्वेद की जो विशेषताएं हैं, अब मैं जरा आपसे उसकी बात करूंगा। ठीक है, और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। मंडल को आप समझिए चैप्टर्स के जैसे कुछ। ठीक है, और टेंथ मंडल जो है ये लेटेस्ट है, सबसे नया है, लेटेस्ट है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसी 10वें मंडल के अंदर में वर्णन है किसका? पुरुष सूक्त का। हालांकि पुरुष सूक्त को जब पढ़ते हैं हम लोग, तो इसकी जो भाषा है, जो लिखने का तरीका है, उससे ये मालूम चलता है कि ये बाद में जोड़ा गया है। और ये तो मैंने पहले ही बोला सबसे नया है। पुरुष सूक्त में क्या है? पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। किसकी जानकारी दी गई है? 4 वर्णों की जानकारी दी गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और कहा गया है कि एक आदि पुरुष थे, एक आदि पुरुष, प्राचीनतम पुरुष, सर्वशक्तिमान, और उन आदि पुरुष के मुख से, माउथ से उनके जन्म हुआ ब्राह्मण्स का, उनकी भुजाओं से, उनकी आर्म से निकले क्षत्रिय। ठीक है, उनकी थाइज से निकले वैश्य, और उनके पैरों से, लेग्स, ठीक है, एकदम निचला हिस्सा पैर का, उससे निकले शूद्र। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो विभाजन था, इसको फॉलो करने के तरीके में फर्क था। ऋग्वैदिक काल की परंपराओं को, मान्यताओं को अगर हम लोग अध्ययन करें, तो हम ऋग्वैदिक मान्यताओं और परंपराओं में पता क्या पाते हैं? जरा ध्यान से समझना। दयानंद सरस्वती भी यही सब बातें बोलते थे। दयानंद जी ने भी ये बातें बताई हैं हम लोगों को। ठीक है भाई, क्या बातें थी यहां पर? कि ऋग्वैदिक एज के अंदर में आप ऐसे समझो, स्टूडेंट्स बोर्ड पर देखो, ऐसे समझो हॉरिजॉन्टल, BKVS, एक ही लेवल पर है सब, कोई भेदभाव नहीं ज्यादा। अच्छा, गुरुकुल में सारे बच्चे पढ़ने जाते थे। अच्छा, अब हर बच्चे की अपनी योग्यता होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं लता मंगेशकर को बोलूं तू क्रिकेट खेल, उसको तो लगेगा कि मैं तो निकम्मी हूं, मेरा तो जन्म ही फालतू में हुआ। मैं हाथी को बोलूं, सॉरी, मैं सचिन को बोलूं कि तू गाना गा, लड़की की आवाज में चल, तो वो तो बोलेगा मेरा जन्म बेकार हुआ, मैं फालतू में पैदा हो गया, धरती पर बोझ हूं मैं तो। कुछ ऐसे समझ लो जैसे कि बंदर को बोलूं कि तू एक मोटा सा पेड़ गिरा दे, और हाथी को बोलूं तू पेड़ पे चढ़ जा। तो इन सबकी अपनी अलग अलग योग्यताएं हैं ना।
ये अयोग्य नहीं है, उनकी योग्यताएं अलग अलग है। वही कहानी यहां पर है। तो अब गुरुकुलों में क्या होता था, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली बहुत शानदार थी। क्या होता था वहां पर कि बच्चे की योग्यता के आधार पर उसको जो है वर्ण दिया जाता था। मतलब कि अगर ब्राह्मण का बेटा रथ बनाने में एक्सपर्ट है तो रथकार हो जाएगा, मतलब शूद्र हो जाएगा वो। और शूद्र का बेटा अगर वेद पाठी है, बहुत बढ़िया से वेद कंठस्थ है, बहुत बढ़िया समझा लेता है, तो वो क्या हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा। और ऐसे कई प्रमाण हैं ऋग्वेद के अंदर में, जहां पर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरा भाई क्षत्रिय है, पिताजी वैश्य हैं। आई बात समझ में? एक ही परिवार के अंदर में चारों ग्रुप के लोग हैं, तो ये स्वैपिंग सब होती थी ऋग वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ये सब फिक्स हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक मान्यताएं बदल जाएंगी, क्या बदलेंगी सब बताऊंगा आगे, लेकिन ऋग वैदिक काल में क्या था उस पर आपने क्या डालें। अच्छा भाई, थोड़ा सा और आगे ले चलता हूं मैं आपको। सामाजिक मान्यताओं की तो बात मैंने कर दी यहां पर, ठीक है। अच्छा, सामाजिक मान्यताओं की बात अगर इतनी सारी कर दी है ना, तो कुछ बातें फिर और भी जोड़ देते हैं, है ना, तो चीजें और अच्छी हो जाएंगी फिर। चलो करते हैं, जरा ये काम भी कर लेते हैं। एक सेकंड रुकना। देखिए है क्या चीज यहां पर, सामाजिक मान्यताओं में कुछ और खास बातें हैं। पुरुष और महिला, इनमें कोई भेदभाव नहीं था। पुरुष और महिला, इनके बीच कोई भेदभाव नहीं था, ठीक है भाई, ऋग वैदिक काल में। हालांकि परिवार का मुखिया पिता था। परिवार कैसे थे, जैसे सिंधु में बताया था कैसे थे, मात्र सत्तात्मक थे। तो यहां पर परिवार कैसे थे बताओ भाई, पितृसत्तात्मक थे, पैट्रियार्कल थे यहां पर परिवार, ठीक है भाई। अच्छा, पुत्र प्राप्ति की कामना जरूर करते थे आर्य, लेकिन अगर पुत्री का जन्म होता था तो उसका पालन भी पुत्र के बराबर ही करते थे। और पुत्र प्राप्ति की कामना क्यों करते थे, क्योंकि भाई परिवार कैसा है, पितृसत्तात्मक है, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा चलिए, जाति प्रथा की बात मैंने कर ही दी है कि समानता थी यहां पर भी, समानता थी यहां पर भी। फैमिली कैसी थी, पितृसत्तात्मक थी। चलो और आगे ले चलता हूं मैं आपको अब। अच्छा भाई, ऋग्वेद के अंदर में एक नदी सूक्त है। क्या है, एक नदी सूक्त। और नदी सूक्त में नदियों की प्रार्थना की गई है, नदियों से बातचीत करते हुए दिखाया गया है, जैसे कि नदियां एकदम जीवित प्राणी के जैसे, जैसे कि आजकल अलग अलग हाई कोर्ट्स बोल रहे हैं नदियों में जीवन है, नदियों का सम्मान करो, ठीक है भाई। तो इसमें करीब 25 नदियों का वर्णन है, 25 रिवर्स की बात की गई है। मैं 2 विशेष नदियों की बात करूंगा आपसे। एक तो बात करूंगा मैं आपसे सिंधु की, इंडस की। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वर्णन जिस नदी का है ना, सबसे ज्यादा वर्णन जिस नदी का है, वो नदी कौन सी है, सिंधु। आई बात समझ में? और सबसे पवित्र नदी जिस नदी को माना है इन्होंने, वो नदी कौन सी है, सरस्वती। आ रही बात समझ में? वो नदी है सरस्वती। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा वर्णन, सबसे ज्यादा वर्णन किस नदी का है, सिंधु का। लेकिन सबसे पवित्र, ठीक है, सबसे पवित्र जिस नदी को माना गया है वो नदी कौन सी है, वो नदी है सरस्वती। इन्होंने सरस्वती को तो भाई साहब नदी तमा कहा है। क्या कहा है सरस्वती को, नदी तमा, माते तमा, मतलब नदियों में सबसे अच्छी, ठीक है। आप सभी नदियों की माता, ये सारे शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, ये सारे शब्द प्रयोग किए गए हैं किसके लिए,
सरस्वती के लिए। वही ऐतिहासिक पौराणिक सरस्वती नदी जिसके बारे में कहा जाता है कि संभवतः ये नदी हरियाणा का जो क्षेत्र है यहां पर बहती थी, जिसके नदियों के जो पुराने रास्ते होते हैं प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नदी की धारा अभी भी डाउटफुल है, ठीक है, लेकिन ऐसा प्रमाण प्राप्त हुए हैं हरियाणा के क्षेत्र से कि यहां पर कोई प्राचीन नदी बहती थी। अब वो सरस्वती ही थी। अभी इस पर काफी शोध होना, काफी रिसर्च होना बाकी है, ठीक है भाई। ओके, तो चलिए विज्ञान के भरोसे रहते हैं। यहां पर विज्ञान बताएगा समय के मुताबिक कि वास्तव में सच्चाई क्या थी यहां पर, ठीक है। अच्छा भाई, तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मेरे हिसाब से काफी सारी चीजें ना मैंने आपको बोल दी हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, इनको एक एक करके ना आपको डिक्टेट कर देता हूं। फिर आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर दिक्कत फंस जाती है लिखने को लेकर के, ठीक है भाई। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल देता हूं, आप लोग जो है चीजों को लिख डालिए। फाइन, चलिए और लिखिएगा इसमें सबसे पहले आधुनिक शोध के अनुसार आर्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया से मानी जाती है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च origin of Aryans is considered from सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से मानी जाती है। आगे लिखिए, अगला पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्स म्यूलर। यह सिद्धांत मैक्स म्यूलर ने दिया था। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्स म्यूलर, यह सिद्धांत मैक्स म्यूलर ने दिया था। आगे लिखिएगा, मैक्स म्यूलर कॉल्ड आर्यंस एन एथनिक ग्रुप। मैक्स म्यूलर ने आर्यों को एक जातीय समूह कहा था। मैक्स म्यूलर कॉल्ड आर्यंस एन एथनिक ग्रुप। मैक्स म्यूलर ने आर्यों को एक जातीय समूह कहा था, ठीक है। एट प्रेजेंट दिस थ्योरी इज नॉट कंसीडर्ड। वर्तमान में इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जाता है। बताया था ना मैंने, इसको नहीं मानते अभी हम लोग। एट प्रेजेंट दिस थ्योरी इज नॉट कंसीडर्ड, इसको नहीं माना जाता। आगे लिखो, एट प्रेजेंट आर्यंस आर कंसीडर्ड एज अ लिंग्विस्टिक ग्रुप। वर्तमान में आर्यों को एक भाषाई समूह माना जाता है। एक भाषाई समूह माना जाता है, कंसीडर्ड एज अ लिंग्विस्टिक ग्रुप, भाषाई समूह माना जाता है। चलिए आगे लिखिए भाई, ऋग्वेद हैज 10 मंडल्स। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद हैज 10 मंडल्स। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। आगे लिखिए, 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद इज लेटेस्ट। ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे नया है। 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद इज लेटेस्ट। आगे लिखिएगा, पुरुष सूक्त का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। पुरुष सूक्त इज मेंशन्ड इन 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद। पुरुष सूक्त का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। इज मेंशन्ड इन 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद। आगे लिखिए, अगला पॉइंट, नदी सूक्त इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऋग्वेद। नदी सूक्त भी ऋग्वेद के ऋग्वेद का हिस्सा है। ऐसा लिखिएगा, ऋग्वेद का हिस्सा है।
ठीक है, ओके। आगे लिखिए अगला पॉइंट, इंडस रिवर इज मेंशन्ड इन ऋग्वेद फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ऋग्वेद में सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज्यादा बार किया गया है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज्यादा बार किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे लिखिएगा भाई। सरस्वती रिवर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर मेंशन्ड इन ऋग्वेद। सरस्वती नदी ऋग्वेद में वर्णित सबसे महत्वपूर्ण नदी है। सबसे महत्वपूर्ण नदी है सरस्वती नदी। अब जरा आप लोग ध्यान देना, एग्जाम में क्वेश्चन निकलता है, चलो स्क्रीन पर आ जाओ फटाफट। अब एग्जाम में ना क्वेश्चन निकलता है, क्या क्वेश्चन निकलता है कि नदियों के ओल्ड नेम और न्यू नेम, या नदियों के ऋग्वैदिक नाम और आधुनिक नाम, ये निकलता है क्वेश्चन। तो अब नदियां, रिवर्स, इनके पुराने नाम और इनके नए नाम, ये ऑल्दो मैं पीडीएफ सेगमेंट में भिजवा दूंगा पीडीएफ इसकी, लेकिन कुछ यहां पर देख लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे शतुद्री, शतुद्री कौन सी हो गई? सतलज हो गई। विपाशा, विपाशा कौन सी हो गई? व्यास हो गई। परुष्णी, परुष्णी कौन सी हो गई? रावी हो गई। ठीक है भाई, अच्छा वितस्ता, अब ये कौन सी हो गई? झेलम हो गई। सरस्वती का नाम मैंने बता ही दिया है। अच्छा, गंगा और यमुना का वर्णन ना के बराबर है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना को बहुत महत्व नहीं दिया गया, लेकिन बाद के समय में दिया गया। अब लगाओ जरा दिमाग आप लोग, क्यों नहीं दिया गया? क्यों? क्योंकि आर्य जब भारत में आए तो जिस क्षेत्र में वो लोग बसे, जिस क्षेत्र में उन्होंने रहना शुरू किया, वो क्षेत्र पश्चिम का था, और पश्चिम के उस क्षेत्र में इन्हीं नदियों का बोलबाला था। गंगा यमुना का वहां जलवा है ही नहीं, और जब गंगा यमुना का जलवा है ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई फिर तो। लेकिन जैसे जैसे आर्य बढ़ेंगे भारत के अंदरूनी क्षेत्रों के तरफ, तो गंगा यमुना की बात होगी, गंगा यमुना की बात होगी तो नाम आएगा। और देखिए आप बाकी के वेदों में गंगा यमुना का जलवा ही जलवा है। ठीक है भाई, गंगा को पतित पावनी गंगा कहा गया है, सारे पापों का नाश करने वाली गंगा। ठीक है भाई, तो ये जो नदियां हैं ना, ये हमें इस बारे में भी जानकारी देती हैं कि आर्यों का कैसे कैसे विस्तार हुआ है, कहां कहां से वो आगे बढ़े हैं। इस बारे में भी जानकारी कहां से प्राप्त होती है? नदी सूक्त से। कंफर्टेबल है? चलिए आगे लेके चलता हूं मैं आपको। ऋग्वेद में कुछ और आप बातों का जरा वर्णन देख लें। ठीक है, जरा देवताओं की बात कर लें। देवता, डेटी। ठीक है, अब सबसे प्रमुख मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऋग्वेद के अंदर में कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे ऋग्वेद में इंद्र, युद्ध के देवता इंद्र, बारिश के देवता इंद्र, समझे? इंद्र। अच्छा भाई, देवताओं के राजा इंद्र सबसे इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग बात करें, ये रटना रटाना नहीं है आपको, 250 शब्द हैं ऋग्वेद में इंद्र के लिए, और इंद्र के बाद सेकंड नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट देवता है, सेकंड इंपॉर्टेंट गॉड, वो कौन थे? वो थे अग्नि।
और अग्नि के लिए 200 वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं ऋग्वेद में। इनको, अग्नि को देवता और मनुष्यों के बीच का मध्यस्थ कहा गया है। ध्यान रखना, अग्नि को क्या कहा गया है, पूछा गया क्वेश्चन है सारा एग्जाम का, ध्यान रखना, नहीं तो मिला लेना पेपर उठा करके। देवता और मनुष्य के बीच का मध्यस्थ किस देवता को कहा गया है? जवाब है अग्नि को कहा गया है मध्यस्थ। समझ गए इस बात को? आगे लेके चलता हूं मैं। अच्छा भाई, तो ये कुछ देवताओं की बातें हुई। देवताओं के जो गुरु हैं वो बृहस्पति बताए गए हैं। देवताओं के जो गुरु हैं वो बृहस्पति बताए गए हैं। एक और देवता है बड़े इंपॉर्टेंट, वरुण, प्रकृति का देवता, संतुलन का देवता कहा गया है वरुण को। समंदर का स्वामी कहा गया है वरुण को। ठीक है भाई, ओके। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है देवताओं से संबंधित। और एक देवता का तो बाकायदा उसको तो पूरा एक मंडल ही दे दिया गया, एक भाग ही दे दिया ऋग्वेद का। और वो देवता कौन? सोम, सोम देवता। सोम देवता का संबंध किससे है? सोम देवता का संबंध है वनस्पतियों से। किससे संबंधित है? वनस्पतियों से। इंग्लिश में बोले तो हर्ब्स, इंग्लिश में बोले तो हर्ब्स, वनस्पतियों के देवता। और सोम देवता के लिए तो एक मंडल ही डेडिकेटेड है, और वो मंडल कौन सा है? 9th, 9वां मंडल डेडिकेटेड है किसके लिए? सोम देवता के लिए। ठीक है भाई, तो ये कुछ देवी देवताओं की जरा बातें हो गई। अच्छा, आप और आगे लेकर के चलता हूं मैं आप लोगों को जरा यहां से। चिंता मत करो, सारे पॉइंट्स लिखवा दूंगा इत्मीनान से, पहले समझिए जरा आप। ठीक है, अभी लिखवाया था ना थोड़ी देर पहले, फिर लिखवा दूंगा। ओके, तो इसके बाद में जो है एक अगला मुद्दा है हमारे सामने, 7वां मंडल, ऋग्वेद का 7वां मंडल बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। इसी 7वें मंडल के अंदर में दाशराग्य युद्ध का वर्णन है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? बैटल ऑफ 10 किंग्स का वर्णन है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। बैटल ऑफ 10 किंग्स जो है वो बताते हैं कि परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया, परुष्णी के किनारे। और जो लोग यहां फाइट किए वो थे ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ। इनकी सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। वशिष्ठ को जीत मिली और विश्वामित्र को हार का सामना करना पड़ा। कहानी क्या है? एक्चुअली है क्या चीज? आप, एक राजा था सुदास, नाम यहां देख लेना। एक राजा था सुदास, और कहते हैं कि सुदास जो है ये राजा था भरत कुल का। कहां का राजा था? भरत कुल का। कुल को यहां पर बोलेंगे क्लैन, इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्लैन। भरत क्लैन का राजा था। अच्छा, शुरुआत में इसके सेनापति पुरोहित थे विश्वामित्र जी। अनबन हो गई, सुदास ने विश्वामित्र जी को हटा दिया, वशिष्ठ को बना दिया अपना पुरोहित सेनापति। उस समय पुरोहित ही सेनापति का काम करते थे। विश्वामित्र जी भड़क गए। इन्होंने कुछ नॉन आर्यंस, गैर आर्य राजाओं का एक गठबंधन बनाया, नॉन आर्यंस का। ठीक है, और चैलेंज कर दिया किसको? सुदास को। सुदास ने सेना भेजी वशिष्ठ की लीडरशिप में और इनको हराया गया। अब इसमें जीता कौन? भरत कुल जीत गया। तो इतिहासकार ये भी कहते हैं कि भारत का नाम जो भारत है वो भरत कुल के नाम पर है। बाकी तो कहानी पता ही होगी दुष्यंत शकुंतला वाली। अगर हम कालिदास जी की बात समझें, कालिदास जी क्या कहते थे? कालिदास जी की पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। उसमें दुष्यंत, राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। और राजा दुष्यंत और शकुंतला का बेटा था भरत, चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिसे बचपन में जो है वो शेर के मुंह में हाथ डाल के उसके दांत गिन रहा था। तो कहते हैं कि राजा भरत के नाम पर देश का नाम हमारे भरत पड़ा है। तो वो एक अलग थ्योरी है, ये भी एक थ्योरी है भरत, भरत क्लैन वाली। ठीक है भाई। अच्छा भाई, आर्यावर्त भी कहते थे हमारे देश को
जहां पर आर्य निवास किए शुरुआती समय में। सप्त सिंधु प्रदेश भी कहते थे, जहां 7 नदियां बहती हैं, सप्त सिंधु प्रदेश है वो। तो इस तरीके से हमारे देश के नाम भी ना अलग अलग समय में अलग अलग रहे हैं। ठीक है भाई, ओके। 7वें मंडल की बात कर दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं तीसरे मंडल की। ठीक है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलो भाई चलते हैं टुवर्ड्स गायत्री मंत्र। थर्ड मंडल, तो अगला मंडल है, और थर्ड मंडल की रचना की थी ऋषि विश्वामित्र ने। और इसी थर्ड मंडल के अंदर में विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र मौजूद है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है भाई, तो यह कुछ जानकारियां थी ऋग्वेद से जुड़ी हुई जो मैंने आप लोगों को उपलब्ध करा दी हैं। अब कुछ और जानकारियां हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक एज 1500 BC से 1000 BC के लिए। वो जानकारियां क्या क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा कि पहली धातु कौन सी थी, अनाज क्या था, कौन सी धातु जानते थे नहीं जानते थे, पशुओं का क्या स्थिति था। ठीक है, उन सब पर हम प्रशासन के क्या हालात थे उन पर बात अभी करेंगे। फाइन, एक काम करो, यहां तक जितना बोल दिया है ना उतना लिखो जरा पहले फटाफट। ठीक है, चलिए लिखिएगा। कहां तक लिखवाया था, नदियों तक लिखवा दिया था। तो नदियों के बाद देवताओं की बात की थी मैंने आपसे। लिखिए भाई, लिखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इन ऋग्वैदिक एज वाज इंद्र। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। ठीक है, आगे लिखिए। अग्निवाज सेकेंड इंपॉर्टेंट गॉड इन ऋग्वैदिक एज। अग्नि ऋग्वैदिक काल में दूसरे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देवता थे, अग्नि। चलो आगे लिखो। 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद इज डेडिकेटेड टू गॉड सोम। ऋग्वेद का 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है। आगे लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है देवताओं के बाद में क्या बताया था भाई, हाँ, बैटल ऑफ 10 किंग्स। लिखिए, बैटल ऑफ 10 किंग्स वाज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर परशुनी। 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परशुनी नदी के किनारे लड़ा गया था। बैटल ऑफ 10 किंग्स वाज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर परशुनी। 10 राजाओं का युद्ध परशुनी नदी के किनारे लड़ा गया था। वाज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर परशुनी। ठीक है भाई, आगे चले, आगे लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा। ओके सुरभि, ठीक है भाई, आगे लिखिएगा। आप कहां पर थे हम लोग, बैटल ऑफ 10 किंग्स पर थे। आगे लिखो। दिस बैटल वाज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर परशुनी। यह युद्ध रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। वाज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर परशुनी। ठीक है भाई, आगे लिखिए। थर्ड मंडल वाज रिटन बाय विश्वामित्र। तीसरे मंडल की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। तीसरे मंडल की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। आगे लिखिए।
गायत्री मंत्र इज टेकन फ्रॉम थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद। गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। इज टेकन फ्रॉम थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। बहुत बढ़िया भाई, ओके रिपोर्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात हो गई ये तो। और चलिए आगे चलेंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है भाई, चलिए। अब जरा बात करते हैं, अब यहां से ना ऋग्वेद हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग ऋग्वेद से जरा बाहर निकल करके ऋग्वैदिक एज की, ऋग्वेद से निकल करके ऋग्वैदिक एज की बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल, ठीक है, कहां से कहां तक था? 1500 BC से 1000 BC, ठीक है। अच्छा, तो अब यहां पर जो प्रथम अनाज था, अनाज ग्रेन कौन सा था? जौ था, बार्ले। और इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड क्या यूज हुआ है ऋग्वेद में? यव। एग्जैक्ट वर्ड क्या यूज हुआ है? यव, ठीक है, ध्यान रखना, यव का मतलब जौ। अच्छा भाई, पहली धातु फर्स्ट मेटल, तो पहली धातु थी तांबा, ठीक है भाई, कॉपर। ऋग्वैदिक आर्यों को लोहे के प्रयोग की जानकारी नहीं थी। ये लोहा जानेंगे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते इनको लोहे की जानकारी प्राप्त होगी। सिंधु सभ्यता की बात करें तो वहां पर भी यही एक खास बात थी कि उनको भी लोहे की जानकारी प्राप्त, सिंधु सभ्यता के लोगों को भी लोहे की जानकारी प्राप्त नहीं थी, ठीक है भाई, ये बातें ध्यान रखेंगे आप लोग, ये कुछ और खास बातें हैं। अच्छा, आप व्यवसाय की बात करें तो कृषि वगैरह करते थे, पशुपालन करते थे ये लोग, लेकिन ये सब बहुत विकसित नहीं थे, मुख्य रूप से पशुपालन पर ही निर्भर थे, एनिमल डोमेस्टिकेशन पर ही निर्भर थे। प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन में सभा, समिति और विदध नाम की संस्थाएं काम कर रही थी, और ये संस्थाएं भी ठीक ठाक थी, बहुत अधिक जो है मजबूत नहीं हुई थी। विदध बेसिकली अधिक चर्चा में रहती थी, और विदध अधिक चर्चा में क्यों रहती थी उसके भी कारण थे। विदध छोटी संस्था थी जहां पर राजा को सलाह मशवरा देने के लिए 3-4 लोग होते थे ग्रुप में, और वो राजा को सलाह मशवरा देते थे युद्ध के समय, शांति के समय कैसे काम करना है, दैट्स इट, ठीक है। सभा में अनुभवी लोग थे, समिति में जो है सभी लोगों को शामिल कर लेते थे, सभा समिति, ये खास बातें हैं। उत्तर वैदिक काल आते आते ना बड़ा परिवर्तन होगा इसमें, विदध, सभा और समिति के स्वरूप में, ठीक है। अच्छा, अब जरा कुछ टर्म है यहाँ पे जो बड़े चर्चा में रहते हैं, उन टर्म्स की जरा बात कर लें, ठीक है, तो आप थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाएंगे, और एग्जाम में क्वेश्चन भी निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा। कुछ शब्द, और ये शब्द कहां पर हैं? ऋग्वेद के अंदर में है, और इनके मीनिंग। सबसे पहले तो वेद की ही बात कर लें, और वेद का मतलब होता है टू नो, दैट इज जानना, ठीक है भाई। इसके बाद में आर्य, आर्य का अर्थ होता है सुप्रीम, सुप्रीम।
श्रेष्ठ, ठीक है, श्रेष्ठ। ओके, आगे चलते हैं। वेद हो गए, आर्य हो गए। आफ्टर दिस उपनिषद, यस। उपनिषद का अर्थ होता है टू सिट नियर, समीप बैठना, ठीक है भाई, समीप बैठना, गुरु के समीप बैठ करके इनका ज्ञान प्राप्त करते थे, उपनिषदों का समीप बैठना, टू सिट नियर, ये इसका अर्थ है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद में बलि। बलि एक किस्म का कर था, एक किस्म का टैक्स था, लेकिन ये सब वॉलेंट्री टैक्स था, क्योंकि भाई उस समय ऋग्वैदिक काल में कोई प्रॉपर इनकम तो थी नहीं कि आप फिक्स टैक्स लगा दोगे। मतलब फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स ये दिए जाते थे बलि में। और एक राजा का साथी होता था, राजा का एक साथी था, कट तो नहीं रहा है भाई, हाँ भाई देख लेते हैं जरा। ओके, राजा का एक साथी था भागदूत, ठीक है भाई, क्या नाम था इसका, भागदूत। और इसका काम था टू कलेक्ट बलि। बलि मतलब कर को, कर का संग्रहण करना, कर को इकट्ठा करना। ये काम जो है कौन करता था, ये काम करता था भागदूत, राजा का ये साथी था, ठीक है भाई। टैक्स कलेक्टर कह लो एक किस्म से, कर संग्राहक कह लीजिए भागदूत को। अच्छा भाई, और भी शब्द हैं, अभी तो शुरुआत की है भाई, हाँ चलो। एक शब्द है यहां पर ऋतस्य गोपा, एक शब्द है ऋतस्य गोपा, और ये शब्द है फॉर गॉड वरुण। ये शब्द है वरुण देवता के लिए, ऋतस्य गोपा, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब ऋतस्य गोपा वरुण देवता के लिए था। इसके बाद में एक शब्द है अघन्या। अघन्या का मतलब है, देखो इसके दो अर्थ है अघन्या के। एक तो डिक्शनरी वाला मतलब है कि संस्कृत डिक्शनरी के मुताबिक क्या मतलब है इसका, और एक जो है इसका अर्थ है आप स्थान विशेष के आधार पर, स्थान के आधार पर या सेंस के आधार पर। तो डिक्शनरी का मतलब क्या है, नॉट एलिजिबल टू बी किल्ड, नॉट एलिजिबल टू बी किल्ड। हिंदी में कहते हैं ना मारे जाने योग्य, हिंदी में क्या कहते हैं, ना मारे जाने योग्य। और स्थान के आधार पर, सेंस के आधार पर या भावनाओं के आधार पर कहें तो इसका मतलब क्या है, गाय। एक्चुअली ये लोग कहते थे गाय को मत मारो, गाय को नहीं मारना। और क्यों ना मारे, अरे भैया गाय को मारोगे तो फिर खाओगे क्या, सारा दूध बैल वो सब तो गाय से मिलना है, पूरी अर्थव्यवस्था गाय पर केंद्रित है, तो गाय की तो पूजा ही करेंगे ना। फिर तो गाय बहुत इंपॉर्टेंट है, गाय को नहीं मारने का, हाथ मत लगाना गाय को, अगन्या कहा गया है गाय को, ठीक है भाई। ओके, और गविष्टि एक शब्द है यहां पे, गविष्टि। गविष्टि का डिक्शनरी मतलब है इन सर्च ऑफ काउज। क्या मतलब है, इन सर्च ऑफ काउज, गायों की खोज में। और यहां पर सेंस के आधार पर क्या मतलब है, युद्ध। मतलब ऋग्वैदिक काल में युद्ध किसके लिए हो रहा था,
युद्ध हो रहा था गाय के लिए। जी हाँ, गाय के लिए युद्ध होते थे। और इसी से निकला है टर्म गोत्र, कि जिसकी गाय जहां पर रखी जाती थी, जिस कबीले की, वो उस कबीले का जगह होता था, और वहीं से गोत्र शब्द का जन्म हुआ है, जो कि वर्तमान में चलते हैं ना हिंदुओं में, गोत्र क्या होते हैं, ठीक है, उस तरीके से। अच्छा भाई, तो ये कुछ प्रमुख शब्द हैं, और भी हैं, ठीक है। गोधूम है, गोधूम गेहूं को कहते थे। चलो मैं बता देता हूं आपको, अब देख लो। देख लीजिए, गोधूम, गेहूं, गेहूं को जो है कहते थे ये लोग गोधूम, ठीक है भाई। ओके, गोधूली वेला, गोधूली वेला मतलब सुबह जब गाय जंगल में जाएंगी तब धूल उड़ेगी तो गोधूली, शाम को लौटेंगी तब भी धूल उड़ेगी तो गोधूली। इस तरह के ढेरों शब्द हैं यहाँ पे जो कि हैं, ठीक है। अच्छा भाई, ये जानकारी दे दी मैंने आप लोगों को। और अब इसके बाद में जो है, अब लोहे वगैरह की बात बता दी मैंने, प्रशासन की बातें कर दी आप लोगों को, मतलब कि ऋग्वैदिक काल की मैंने जानकारी आप लोगों को कमोबेश सारी की सारी दे दी। ऋग्वैदिक काल की जानकारी तो पूरी करा दी मैंने आपको, ठीक है। पॉइंट्स लिखवाए नहीं है, लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। और कहां तक लिखवाया था? मैंने लिखवाया था आपको गायत्री मंत्र तक लिखवा दिया था, है ना, गायत्री मंत्र तक लिखवाया था। और गायत्री मंत्र के बाद मेटल वगैरह बताया है, ये तो सब यहीं से देख लेना, ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लिखिए जरा, फर्स्ट ग्रेन यूज्ड इन ऋग्वैदिक एज वाज बार्ले। ऋग्वैदिक काल में प्रयोग किया गया पहला अनाज जौ था। फर्स्ट ग्रेन यूज्ड इन ऋग्वैदिक एज वाज बार्ले। ऋग्वैदिक काल में प्रयोग किया गया पहला अनाज जौ था। हो गया, आगे लिखो भाई। फर्स्ट मेटल यूज्ड इन ऋग्वैदिक एज वाज कॉपर। ऋग्वैदिक काल में प्रयोग किया गया, ऋग्वैदिक काल में प्रयोग किया गया पहली धातु तांबा थी। पहली धातु तांबा थी। हो गया, आगे लिखिए। ऋग्वैदिक आर्यंस वर नॉट अवेयर अबाउट यूज ऑफ आयरन। ऋग्वैदिक आर्यों को लोहे के प्रयोग की जानकारी नहीं थी। वर नॉट अवेयर अबाउट यूज ऑफ आयरन। आगे लिखो भाई। मेन ऑक्यूपेशन वाज एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर। प्रमुख व्यवसाय कृषि और पशुपालन था, और मुख्य रूप से तो पशुपालन ही था, कृषि तो बाद में ज्यादा विकसित होगी। कृषि तो नाम मात्र का है इनके लिए सहायक में यहां पर, ठीक है भाई। ओके, आगे करिएगा। आप चलो, बाकी सारी चीजें तो मैंने बता दी हैं। प्रशासन में दोबारा से बताऊंगा आपको, तो आप टेंशन मत लो उसकी, ठीक है भाई। प्रशासन की बात मैं दोबारा से करूंगा आप लोगों के साथ में। तो जरा स्क्रीन पर देखिए एक बारी फटाफट, जितना तुमको आज पढ़ाया है ना मैंने, एक बारी उसकी समरी कर देता हूं जल्दी से। वैदिक सभ्यता, ठीक है, और वैदिक सभ्यता को हमने दो भागों में बांटा था। ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी, और
लेटर वैदिक एज 1000 से 600 BC। तो आज हमने बात की मुख्य रूप से ऋग्वैदिक एज की, ऋग्वेद की विशेषताएं, उस समय की विशेषताएं, उन सब पर बात कर ली हम लोगों ने। ठीक है, आप समाज कैसा था, प्रशासन कैसा था, धर्म कैसा था, इन सब की बातें कर ली हम लोगों ने, नदियों की बातें कर ली हम लोगों ने। ठीक है भाई, ओके, धातुओं की बातें कर ली, अनाज की बातें कर ली, ये सारी बातें हमने आज खत्म कर डाली ऋग्वेद के बारे में। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई सारी चर्चा कर ली। अब अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज पढ़ाऊंगा। ठीक है, और फिर मैं तुलना करूंगा इन दोनों की, और फिर वहीं से निकाल करके मैं ले चलूंगा आपको बौद्ध और जैन धर्म की तरफ। ठीक है भाई, चलिए फिर मुलाकात होगी आप लोगों से अगली क्लास में। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू, टेक केयर।